गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है मेटल्स, अगर मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो किस तरह का नेचर शो करेगा। फिर नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड होगा वो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, दोनों ही हमने पढ़ा हुआ है। अगर ऑक्साइड होता है मेटल का तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर वो ऑक्साइड होता है नॉन मेटल का तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर में हमने सबसे पहले देखा हुआ था सोडियम का वाटर के साथ में रिएक्शन। सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो उसको वाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसी से वो काम चला लेगा और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करता है। ठीक है, तो अब ये हम अगला एक्टिविटी पढ़ेंगे और रिएक्शन विद वाटर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मेटल्स का एंड नॉन मेटल्स का। प्रिकॉशंस टू बी टेकन, वही पहले मैंने बताया, वो जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई थी। प्रिकॉशंस जो लैब में लेना होता है वो चीज़ें तो हमेशा लेना ही लेना है, और बाकी जितने तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, हर एक्टिविटी का अपना अलग तरीके का क्वेश्चन होता है, अलग तरह के सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, तो उनको फॉलो करना होता है। अब जैसे आपको फ़िज़िक्स से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करने जाना है और किसी तरह का बिजली से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको रबर सोल वाले शूज़ पहनना ज़रूरी होता है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ बाकी अगर आप केमिकल्स से रिलेटेड किसी एक्टिविटी को करने जा रहे हो तो वहाँ पे लैब कोट वगैरह ज़रूरी होता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग तरह के सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उन सभी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ऑफ कोर्स किसी भी तरह का केमिकल से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे टीचर का ही मेन रोल होना चाहिए। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे टीचर के साथ में लैब असिस्टेंट मिलता है। तो लैब असिस्टेंट का काम होता है कि टीचर बस सारा कुछ समझा दें और बाकी सारा जो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं वो लैब असिस्टेंट करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि लैब असिस्टेंट प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ टीचर भी उस काम को करने के लिए क्वालिफाइड ढंग से नहीं होते हैं। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है ये, जो भी लैब से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी है उनको हैंडल करना। During demonstration, special care should be taken care that the size of sodium metal piece is roughly the size of a wheat grain। तो सोडियम मेटल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, व्हीट ग्रेन का साइज़ होना चाहिए, ताकि अगर एक्सप्लोजन हो भी तो भी एक्सप्लोजन या फिर उसमें हीट वगैरह बहुत ज़्यादा अगर रिलीज़ भी होता हो तो वो इसका साइज़ सोडियम का इतना छोटा हो कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा पाए। वो कितना भी अपना फुल स्ट्रेंथ से अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहे, एक्सप्लोड होना चाहे, तो भी वो उससे किसी को खास कोई नुकसान ना पहुंचे। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टंग्स आपको समझ में आता होगा, चिमटा, जो चिमटा होता है, चिमटा से ही इसको पकड़ना होता है। हाथ से बिल्कुल नहीं पकड़ सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हीट रिलीज़ करेगा, तो उससे आपका हाथ जल सकता है। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। तो जो भी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन हम कर रहे होंगे उसमें बीकर से आपको दूर रहना है। जिस कंटेनर में इस मेटल को डाला जाएगा उस कंटेनर से आपको दूर रहना है। आगे एक्टिविटी में कह रहा है टेक ए 250 ml बीकर और ग्लास टम्बलर, फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल दैट शुड बी द साइज ऑफ अ पीस ऑफ ग्रेन। ओके, ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ small piece of cotton. Put the sodium piece wrapped in cotton into the beaker. Observe carefully. तो कहने का मतलब ये है कि सोडियम मेटल को जब कट किया जा रहा है उसके बाद से इस चीज़ की एश्योरिटी के लिए कि सोडियम मेटल के ऊपर किसी तरह का कोई भी मॉइस्चर ना हो, तो एक्स्ट्रा केयर किया जा रहा है कि फ़िल्टर पेपर से पहले उसको पोंछा जा रहा है, फिर उसके बाद से एक कॉटन बॉल हुआ, कॉटन से जो उसको रैप किया जा रहा है ताकि किसी तरह का कोई भी मॉइस्चर उसमें पहले से ना प्रेजेंट हो। उसके बाद उसको पानी में डाल देना है, उस बीकर में जिस बीकर में हाफ फिल्ड वाटर है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, व्हाट डू यू फील? हैज़ द बीकर बिकम हॉट? टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? तो ऑब्जर्वेशन में कह रहा है यू ऑब्जर्व्ड दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। इसका प्राइम एग्जांपल क्या है कि
आयरन भी एक मेटल है, आयरन को अगर आप पानी में डालते हो तो वो रिएक्शन करेगा, लेकिन वो इतना तेज़ी से नहीं करेगा कि हमें पता चल जाए तुरंत के तुरंत। वो हम ओवर टाइम अगर हम 2 4 5 दिन 10 दिन या 1 महीने बाद देखते हैं तो फिर दिखता है कि अच्छा इसमें ज़ंग लग गया। तो उसमें जो ज़ंग लगने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ही स्लो है। उस मतलब कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं कुछ चीज़ों के साथ में, और कुछ मेटल्स नहीं होते हैं। तो ये उसका एग्जांपल है कि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव था तो वो तुरंत तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट कर गया, और वहीं अगर आयरन हुआ होता तो वो रिएक्ट नहीं करता इतना जल्दी। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। अब नॉन मेटल्स के बारे में क्या कह रहा है? मेटल्स के बारे में तो ये कह रहा है कि मेटल्स तो वाटर के साथ में रिएक्ट करते ही करते हैं। अब वो बात अलग है कि कभी स्लो करते हो, कोई मेटल स्लो करता हो तो कोई मेटल फास्ट करता हो, लेकिन जनरली देखा गया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन हाँ, दे कैन बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। तो हो सकता हो कि जो नॉन मेटल्स हों वो वाटर के साथ रिएक्ट ना करता हो, लेकिन एयर के साथ में रिएक्ट करने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा है। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो ऐसे नॉन मेटल्स जो एयर के साथ में रिएक्ट करते हैं, ऑब्वियसली उसको एयर में नहीं छोड़ सकते, खुले में नहीं छोड़ सकते, उनको जो है उन नॉन मेटल्स को वाटर में रखते हैं। सोडियम जो मेटल होता है उसको तो पानी में रख नहीं सकते क्योंकि पानी में तो वो रिएक्ट कर जाता है। एटमॉस्फेयर में खुले में भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि खुले में भी मॉइस्चर होता है, तो उस मॉइस्चर की वजह से भी रिएक्शन हो सकता है। तो सोडियम को स्टोर करने के लिए कहाँ पे स्टोर किया जाता है? इस केरोसिन में, केरोसिन ऑयल जो होता है उसमें स्टोर किया जाता है ताकि वो अपने जो उसका नेचुरल स्टेट होता है उसी स्टेट में ही वो रह पाए। तो नॉन मेटल्स के बारे में और क्या कह रहा है आगे? फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज्ड टू एयर। फॉस्फोरस का आप सिंबल मुझे बता सकते हो? अगर आप मुझे पता है आप लोगों को होमवर्क दिया गया था जब 30 एलिमेंट्स का, जो शुरू के 30 एलिमेंट्स हैं उनका नाम याद करना, उनका सिंबल याद करना, तो मुझे लगता है कि अभी भी आपको याद होगा। तो फॉस्फोरस के बारे में कह रहा है कि ये नॉन मेटल है और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है एयर में, तो इसको एयर में तो छोड़ नहीं सकते। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि एयर में जैसे एक्सपोज किया जाएगा वैसे ही ये आग लग जाएगी इसमें। तो प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। तो वही है कि जो नॉन मेटल्स थे वो जनरली वाटर में रिएक्ट नहीं करते हैं, इनको वाटर में स्टोर किया जाएगा। तो 2 हमें जीके के क्वेश्चंस मिल गए। पहला जीके का क्वेश्चन कि 4 ऑप्शन दे देगा रीजंस, और क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम को इनमें या ऐसा पूछ सकता है सोडियम को इनमें से कौन से मटेरियल में डाला जाता है, ठीक है, इनमें से कौन से सॉल्यूशन में छोड़ा जाता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि फॉस्फोरस को इनमें से कौन से सॉल्यूशन में छोड़ा जाता है, एयर में, वाटर में, केरोसिन में, और चौथा कुछ और भी दे सकता है, सोडियम क्लोराइड में। तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे? फॉस्फोरस के केस में वाटर लिखोगे, और अगर सोडियम का केस है उस केस में आप केरोसिन लिखोगे। तो इतना सिंपल सा है, ये सारी चीज़ें आपको बस याद करते जाना। ये सारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं, तो फैक्ट्स को हमेशा याद करना होता है, फैक्ट्स को क्रैम करके रखना होता है, ठीक है। जैसे फैक्ट ये है कि आपका जो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स है उन एटम्स का जो सीक्वेंस है वो वही सीक्वेंस रहेगा, उस सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं हो सकता। आप उसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे आपको क्रैम करना ही पड़ेगा, बाय हार्ट करना ही पड़ेगा उसको। तो आगे आते हैं। अच्छा, तो हमारा जो अभी वाला टॉपिक था, इस टॉपिक से ये क्लियर हुआ कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है कोई स्लोली रिएक्ट कर रहा हो या फिर कोई फास्ट रिएक्ट कर रहा हो। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हो सकते हैं जिनको हम वाटर में स्टोर करते हो, जो एयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हो, ठीक है। उनको सेव करने के लिए, उनको उनके नेचुरल स्टेट में रखने के लिए उनको वाटर में ही स्टोर किया जाता है। तो यहाँ तक हमारा सारा कुछ क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक आता है रिएक्शंस विद एसिड्स। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इनका एसिड के साथ में अगर रिएक्शन हो तो कैसा क्या होगा, इसका आउटकम होगा। इसमें भी प्रिकॉशंस दिया हुआ है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन। इसमें क्या कह रहा है, कीप द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस।
टेस्ट ट्यूब का माउथ हमेशा अपने फेस से दूर रखना है, या फिर इनफैक्ट अपनी बॉडी से दूर रखना है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कुछ छलक के अगर आपके ऊपर चला आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। यूज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर्स टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। इस केस में टेस्ट ट्यूब्स को हाथ से पकड़ ही नहीं सकते। टेस्ट ट्यूब होल्डर्स होते हैं, उन्हीं से पकड़ते हैं। मतलब वो भी चिमटे जैसा ही कुछ होता है, लेकिन उसमें हैंडल प्रॉपर होता है, और वो हैंडल वुडन ही ज़्यादातर केसेस में होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम केमिकल्स के साथ में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना होता है कि कहीं से भी एक छींटा भी, एक ड्रॉप भी आपके बॉडी पे नहीं आना चाहिए। एक्टिविटी में कह रहा है, टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज A, B, C, D, E एंड F। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के सैम्पल्स लिए गए हैं 6 टेस्ट ट्यूब में। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। अब ये 6 टेस्ट ट्यूब्स में कुछ मेटल्स थे, कुछ नॉन मेटल्स थे। उनमें 5 ml का हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन उसमें डाला जा रहा है सारे टेस्ट ट्यूब में। किससे? कोई एक ड्रॉपर वगैरह होता है, ड्रॉपर से ही डालते हैं हम। डायरेक्ट उसमें उड़े लेंगे नहीं, एक बीकर में से दूसरे बीकर में ऐसे डायरेक्टली नहीं डालेंगे। ड्रॉपर से उसमें खींचते हैं और फिर ड्रॉपर से ही डालते हैं। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली। इफ़ नो रिएक्शंस अकर इन अ कोल्ड सोल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। कह रहा है कि अगर सारे के सारे टेस्ट ट्यूब्स को केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है। अगर कोई टेस्ट ट्यूब में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, उसमें वार्मथ नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा हीट अपनी तरफ से भी दे सकते हो, अलग से जो बर्नर होता है उसका यूज़ करके। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। इसके बाद क्या करना है, हर टेस्ट ट्यूब के सामने जब रिएक्शन वगैरह होना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हर टेस्ट ट्यूब के सामने एक मैच स्टिक जला के टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेके आना है। ठीक है, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया गया था एक्सपेरिमेंट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H, कैपिटल C और स्मॉल l। और ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल H, 2S, कैपिटल O और 4 नीचे, H2SO4। तो सेम एक्टिविटी को H2SO के साथ में जो है रिपीट करना है, उसके बाद रिकॉर्ड करना है। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं? इसे पूछ रहा है कि इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। क्या कोई भी डिफरेंस आपको पता चला मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एसिड्स के साथ में? व्हाट कुड दैट पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो कुछ टेस्ट ट्यूब्स के माउथ से पॉप साउंड आएगा और उस पॉप साउंड के साथ में वो जो मैच स्टिक है वो बुझ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट ट्यूब्स के सामने दिखेगा, कुछ टेस्ट ट्यूब के सामने ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी। तो इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है? ऑब्जर्वेशन में कह रहा है, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो एक चीज़ आपको क्लियर है कि नॉन मेटल्स जो थे वो जनरली इनके ऑक्साइड्स जो थे वो एसिडिक नेचर का था। तो अब एसिड के साथ में रिएक्ट करें ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन वही मेटल्स का जो नेचर था वो उसका जो ऑक्साइड था वो बेसिक नेचर का था। तो बेस अगर एसिड के साथ में आसपास में लाया जाए तो चांसेस हैं कि रिएक्ट ज़रूर करेगा। तो यही रीज़न है कि नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ में, क्योंकि वो खुद ही एसिडिक प्रॉपर्टी वाले होते हैं। बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो अब इससे ये चीज़ पता चलता है कि जब भी एसिड को किसी मेटल के सामने लाया जाएगा तो उसमें से एक गैस निकलेगा। उस गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और हाइड्रोजन गैस कैसे चेक करते हैं हम? जब भी गैस के सामने एक मैच स्टिक लेके आएंगे, वो पॉप साउंड के साथ में वो मैच स्टिक बुझ जाएगा। तो इससे ये चीज़ कंफर्म हो जाता है कि वो हाइड्रोजन गैस था। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में
रिएक्ट नहीं करता हो मेटल होने के बाद ही कॉपर, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना ज़्यादा अच्छा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड ना हो जो कॉपर के साथ में रिएक्ट कर पाए। तो सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो उस मेटल के साथ में रिएक्ट कर जा रहा है। तो ये चीज़ क्लियर होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।